हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट में RMSE के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम रमसा भी बोलते हैं। देखो, आज के वीडियो लेक्चर में रमसा से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे क्या स्कीम है रमसा, दूसरा इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तीसरा इसमें फंडिंग कैसे होती है, चौथा इसमें फिजिकल फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने जब इस स्कीम को लॉन्च किया, और पांचवा पॉइंट है क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशंस हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स आज के वीडियो लेक्चर में मैंने इंक्लूड किए हैं। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब एलिमेंट्री एजुकेशन में सक्सेस अचीव किया तो ये रियलाइज किया कि क्यों ना स्कूल में सेकेंडरी लेवल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाए, ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। तभी गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की, जिसे हम रमसा के नाम से जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये स्कीम कैसे लॉन्च हुई है, किसने स्कीम को लॉन्च किया है, दूसरा कब ये स्कीम लॉन्च हुई है, और इस स्कीम का स्लोगन क्या है। देखो, ये जो स्कीम है इसका स्लोगन है पढ़े चलो बढ़े चलो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि रमसा का स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन आपको पता होना चाहिए, पढ़े चलो बढ़े चलो, ये इसका स्लोगन है। दूसरा, रमसा इज अ स्कीम ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया। आपको पता है MHRD का मतलब क्या होता है? MHRD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑफिशियल नेम चेंज कर दिया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 2020 में अप्रूवल दिया था इसका नेम चेंज करने के लिए, और तब से इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि अब MHRD मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। ये इसका नाम है अब MHRD का। आपको एक बात और बताती हूँ, MHRD का पहले भी नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंडिपेंडेंस से 1985 तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही नाम था। बाद में 1985 में राजीव गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चेंज करके उसका नाम रख दिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। समझ आया? देखो, ये MHRD की एक मेजर स्कीम थी कि देश के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप किया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, सेकेंडरी एजुकेशन में आती है 9th और 10th क्लास। जो सेकेंडरी एजुकेशन है, आप उसमें कभी भी 11th और 12th क्लास इंक्लूड नहीं करेंगे। जब भी आप रमसा की बात करते हैं तो हम हमेशा 9th और 10th के बारे में बात करेंगे। 11th और 12th ये दोनों क्लास रूसा के अंडर आती है। इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी एजुकेशन में सिर्फ 9th और 10th क्लास आती है, जो रमसा स्कीम के अंडर प्रमोट की गई थी। क्लियर? अब देखो, ये जो प्रोग्राम था, इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2009 बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, 13th प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 टू 2014। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, ये स्कीम लॉन्च हुई थी मार्च 2009 में, और इसे लॉन्च करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका टाइम पीरियड था 2004 टू 2014। क्लियर? अब देखो, रमसा स्कीम के प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। मैं यहाँ पर 8 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सारे ही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से सुनना कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन
to all children in the age group of 15-16 years. देखो इस स्कीम के अंडर जो एज ग्रुप इंक्लूड किया गया है वो आप ध्यान रखना 15 to 16 years of age। वो बच्चे जिनकी उम्र 15 से 16 साल तक है उन बच्चों को इस प्रोग्राम में, इस स्कीम में लिया गया है। देखो सेकेंडरी एजुकेशन में वही बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 15 या 16 साल होती है। जब बच्चा 9th क्लास में आता है तो उसकी उम्र 15 इयर्स होती है और 10th क्लास में बच्चे की उम्र 16 इयर्स होती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सा एज ग्रुप यहाँ टारगेट किया गया है। जो टारगेटेड एज ग्रुप है वो है 15 to 16 इयर्स। देखो जो 6 to 14 इयर्स एज ग्रुप है वो आता है सर्व शिक्षा अभियान में, एलिमेंट्री एजुकेशन में। क्योंकि जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसे फर्स्ट क्लास में डाला जाता है और जब वो 14 इयर्स का हो जाता है तो बच्चा 8th क्लास तक कंप्लीट कर लेता है। तो फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास ये इंक्लूड किया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी पहली से 8वीं तक जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पर रमसा स्कीम के अंडर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन की। देखो 15 और 16 इयर्स ये दोनों ही साल बच्चों की सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं। जब बच्चा 15 साल का होता है तो वो 9th क्लास में आता है और 16 ईयर का बच्चा 10th क्लास में आता है। तो यहाँ पर जो एज ग्रुप टारगेटेड है वो है 15 to 16 इयर्स। तो इस प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव था कि देश के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको एजुकेशन ना मिले, यानी ये एजुकेशन यूनिवर्सलाइज करना ही इस प्रोग्राम का मेन मोटो था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंक्रीज टोटल एनरोलमेंट रेट फ्रॉम 52% to 75%। देखो इसका सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल कर रहे हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन यानी 9th क्लास में जो एडमिशन ले रहे हैं, उनके रेट ऑफ एनरोलमेंट को इंक्रीज करना। देखो 2005-06 में कितने परसेंट रेट ऑफ एनरोलमेंट था? 52%। उसको इंक्रीज करके 75% करना था इन 5 years, मीन्स 2009 to 2014। देखो इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि एनरोलमेंट रेट को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे 9th और 10th क्लास में एडमिशन ले। 2005-2006 में जो एनरोलमेंट था सेकेंडरी एजुकेशन में वो 52% था, उसको इंक्रीज करके 75% तक पहुंचना था विद इन द पीरियड ऑफ 5 years, यानी 2009 से 2014 तक 75% एनरोलमेंट अचीव करना ये इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था। फॉर क्लास 9th and 10th बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखो एनरोलमेंट रेट इंक्रीज करना ये तो एक ऑब्जेक्टिव था ही था, इसके साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था गवर्नमेंट का कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो सके, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो 9th और 10th क्लास में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना रमसा का मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। अब देखो तीसरा पॉइंट आता है टू अचीव 100% एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि 100% यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017। 2017 तक देश के हर बच्चे की पहुंच होनी चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन तक, यानी 100% एनरोलमेंट होना चाहिए 2017 तक। ये गवर्नमेंट ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि 2017 तक हर बच्चे को सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में एडमिशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव 100% यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? 100% यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020। गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि 2020 तक 100% यूनिवर्सल रिटेंशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों में ठहराव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे एक बार एडमिशन लेने के बाद में वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं।
2017 तक तो क्या था कि 100% यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए बच्चों की, यानी 100% बच्चे एनरोलमेंट कर ले, बच्चों का नामांकन हो जाए 100%। ये 2017 तक का ऑब्जेक्टिव था। और 2020 तक का ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चों में यूनिवर्सल रिटेंशन होनी चाहिए, कि बच्चे एडमिशन लेने के बाद स्कूल में रुके, बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ ये जो एजुकेशन सिस्टम है इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो सकता है, आगे जाकर वो अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2017 तक तो यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए 100% और 2020 तक यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए 100%। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। देखो यहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी पर सेकेंडरी स्कूल खोलने चाहिए। गवर्नमेंट का ये प्रोविजन था कि जहाँ बच्चे रहते हैं उनसे 5 किलोमीटर की दूरी पर नए स्कूल खोले जाएं जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। देखो एसएससी में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चों के रहने की जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल खोले गए थे। यहाँ पर क्या है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि बच्चे इजीली आ जा सके, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि लड़कियों की पढ़ाई पर फोकस नहीं किया जाता, लड़कियों को घर रखा जाता है और सिर्फ मेल चाइल्ड पर ही पेरेंट्स फोकस करते हैं कि उसे एजुकेट करवाना है। लेकिन रमसा स्कीम ने गर्ल एजुकेशन पर फोकस किया। देखो जब हम एक बॉय को एजुकेट करते हैं तो हम सिर्फ एक सिंगल पर्सन को एजुकेट करते हैं, लेकिन जब हम एक गर्ल को एजुकेट करते हैं तो हम पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं, पूरी सोसाइटी को एजुकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो रमसा स्कीम लॉन्च की गई थी इसमें गर्ल एजुकेशन पर मेन फोकस किया गया था। दूसरा था सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स। देखो रमसा स्कीम में चाहे कोई बच्चा किसी भी सोसाइटी से आता है, किसी रिलीजन से आता है, किसी कास्ट से आता है, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एजुकेशन लेने की। किसी बच्चे के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सोशल लेवल पर हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई कि वो इक्वल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या है कि चाहे बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर बच्चे को एक जैसी ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद है डिसेबिलिटी बैरियर्स। देखो इस प्रोग्राम में इंक्लूसिव एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया। जो बच्चे मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड थे, जो बच्चे मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, उन बच्चों को भी एजुकेट करने का प्रोविजन रमसा स्कीम के अंडर इंक्लूड किया गया। तो समझ आ गए आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट फोकसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एंड ऑक्यूपेशनल स्किल्स। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं की जाती थी, बच्चों की स्किल डेवलप की जाती थी, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जैसे बच्चों को वेब डिजाइनिंग कोर्सेज सिखा दिए, बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दे दी, बच्चों को फैशन डिजाइनिंग सिखा दिया, इंटीरियर डेकोरेशन का वर्क है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा काम जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सके और जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, वो काम बच्चे का इम्प्रूव किया जाता था, उस स्किल में बच्चे की एक्सपर्टीज डेवलप की जाती थी। लास्ट पॉइंट इज टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ये स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लिटरेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल करें सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में, क्योंकि जब बच्चे लिटरेट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। 8 पॉइंट है, इससे ज्यादा पॉइंट आपको कुछ समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आएगा।
तो देखो मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस स्कीम में फंडिंग कैसे होती थी, यानी पैसा कहाँ से आता था। क्योंकि देखो जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसमें सफिशिएंट मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो फंडिंग मेथड था उसमें क्या था, MHRD डायरेक्टली प्रोवाइड फंड टू स्टेट गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट रिलीजेस फंड टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस। MHRD डायरेक्टली प्रोवाइड फंड टू स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देती थी, और जब स्टेट गवर्नमेंट को फंड मिल जाता था तो स्टेट्स रिलीजेस फंड टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड दे देती थी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी कि उस फंड को रिलीज करती थी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को और इंस्टीट्यूशंस को, ताकि प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब देखो किस तरह का उनका रेशियो था, क्या पार्टिसिपेशन था, ये मैं आपको बता रही हूँ। कितना परसेंट सेंटर देता था और कितना परसेंट स्टेट, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान मीन्स 2007 से 2012 तक जो सेंटर का हिस्सा था वो था 75% ऑफ टोटल फंड एंड स्टेट का हिस्सा था 25% ऑफ टोटल फंड। यानी टोटल फंड का 75% सेंटर देता था और स्टेट देती थी 25%, तो रेशियो था 75:25। अब देखो इन रिमोट नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड सिक्किम, देखो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रिमोट एरियाज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, उसमें क्या था कि जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन था वो था 90% और स्टेट का कंट्रीब्यूशन था 10%। तो समझ आया, ये आपको दोनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन था वो था 75% ऑफ टोटल फंड और स्टेट का कंट्रीब्यूशन था 25% ऑफ टोटल फंड। जबकि रिमोट एरिया जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के थे वहां पर सेंटर का कंट्रीब्यूशन था 90% ऑफ टोटल फंड और स्टेट का कंट्रीब्यूशन था 10% ऑफ टोटल फंड। समझ आया? तो इस तरह से फंडिंग होती थी रमसा स्कीम के अंडर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फिजिकल फैसिलिटीज। देखो फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजन किए, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है एडिशनल क्लासरूम फॉर क्लास 9th एंड 10th। देखो जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी क्लासरूम तो उसमें भी थे, लेकिन जब बच्चे 9th और 10th क्लास में एडमिशन लेंगे तो एक्स्ट्रा क्लासरूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो गवर्नमेंट ने एडिशनल क्लासरूम बनवाए जो एलिमेंट्री स्कूल थे उसमें, या फिर गवर्नमेंट ने 9th और 10th क्लास के लिए नए स्कूल खोले, वहाँ पर उन्होंने क्लासरूम्स बनाए। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज। देखो 9th 10th के जो बच्चे होते हैं उनको लैब की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। फिर उन्हें अच्छी अच्छी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग ऑथर की बुक पढ़ते हैं क्योंकि 9th 10th में बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लाइब्रेरीज प्रोवाइड की और लेबोरेटरीज प्रोवाइड की। लेबोरेटरीज में बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सके, जो भी उनके साइंस के एक्सपेरिमेंट थे वो कर सकते थे, और लाइब्रेरी में उनको अच्छी अच्छी बुक प्रोवाइड की गई ताकि बच्चे अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सके और उनको जो बुक रिक्वायर्ड हो वो इजिली मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। देखो जिन बच्चों को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, उनके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट रूम प्रोवाइड किए गए 9th और 10th क्लास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉयलेट ब्लॉक्स। देखो 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए, गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट और बॉयज के लिए अलग टॉयलेट। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन। गवर्नमेंट ने 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए अलग से ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन किया। गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए प्योर और हाइजीनिक वाटर का प्रोविजन रखा कि हर स्कूल में प्योर वाटर होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई डिहाइड्रेशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिडेंशियल हॉस्टल फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज। देखो रिमोट एरियाज में सेकेंडरी लेवल एजुकेशन को प्रमोट करना ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ टीचर डेली अप डाउन नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ उनको रेजिडेंस प्रोवाइड किया
उनको रूम प्रोवाइड किए ताकि वो वहाँ इजीली रह सके और अपनी सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड कर सके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशन। इसमें पहला पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू टीचर टू रिड्यूस पीटीआर टू 30:1। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने नए टीचर्स को अपॉइंट किया, क्यों अपॉइंट किया? टू रिड्यूस प्यूपिल टीचर रेशियो टू 30:1। 30:1 का मतलब क्या हुआ कि हर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया गया था। यानी 30 बच्चों को एक टीचर पढ़ाएगा। देखो आपके स्कूलों में क्या होता है कि 50-50, 60-60 बच्चे होते हैं और एक टीचर उन्हें पढ़ाता है, तो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, टीचर बहुत इफेक्टिवली टीच नहीं कर पाता क्योंकि क्लास में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। लेकिन पब्लिक स्कूल में गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बनाया कि 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होगा। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सेकेंडरी लेवल की, यानी 9th-10th के 30 बच्चे होंगे और उन पर एक टीचर का होना मैंडेटरी कर दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने नए टीचर्स को अपॉइंट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश एजुकेशन। देखो यहाँ फोकस किया गया साइंस, मैथ्स और इंग्लिश एजुकेशन पर। देखो साइंस में क्यों फोकस किया गया कि जब आप 9th क्लास में आते हैं तो आपकी साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर साइंस पर मेन फोकस किया गया। दूसरा मैथ में भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है और इंग्लिश क्या है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बच्चों को साइंस, मैथ और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट पर फोकस किया गया। इनके लिए ट्रेन टीचर अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। देखो टीचर्स को टाइम टू टाइम इन सर्विस ट्रेनिंग दी गई। टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स अरेंज की गई, सेमिनार्स अरेंज किए गए ताकि टीचर्स अपडेट रहे और बच्चों को इफेक्टिवली टीच कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। आईसीटी इनेबल्ड का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाने लगी। आईसीटी का मतलब क्या हुआ? देखो आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। यहाँ बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी जिसमें कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन दोनों ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। यानी बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी। हर स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन 9th और 10th के लिए कंपलसरी कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स। देखो टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि पहले जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी, यानी टीचर होलसोल होता था, जो टीचर ने बोल दिया वही बच्चा करेगा। लेकिन बाद में स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी, इसलिए चाइल्ड पर मेन फोकस किया जाने लगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग को फोकस किया गया और ग्रुप एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया, इसलिए टीचिंग लर्निंग में भी रिफॉर्म्स किए गए। एंड लास्ट इज करिकुलम रिफॉर्म्स। बच्चों के करिकुलम में, बच्चों के सिलेबस में भी रिफॉर्म्स किए गए, चेंजेस किए गए। पहले क्या था, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी, अब थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज और ऑक्यूपेशनल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाने लगी। तो करिकुलम में भी रिफॉर्म्स किए गए। तो ये 5 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशन में आते हैं और 6 पॉइंट है जो आपके फिजिकल फैसिलिटीज में आते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको फंडिंग मेथड भी बताया है कि यहाँ पर जो फंडिंग होती है वो कैसे होती है, कितना सेंटर प्रोवाइड करता है और कितना स्टेट कंट्रीब्यूट करती है। होपफुली पूरा वीडियो लेक्चर रमसा से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा, सारे की पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इस पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स जब बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा नोट्स बनाने में, ये आपको अच्छे से विजिबल होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अगर पूरे का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं साइड हो जाती हूँ। होपफुली रमसा के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रूसा से रिलेटेड अपलोड करूंगी। और अगर आप एसएससी का वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो, एलिमेंट्री एजुकेशन का वीडियो लेक्चर, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप पूरा वीडियो लेक्चर देख लेना, बहुत इजीएस्ट वे से मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 1st to 8th क्लास, जो रमसा है वो होती है 9th to 10th क्लास,
और रूसा में आता है 11th और 12th क्लास। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूटी में देखते रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा होगा रूसा पर। मेरे वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।